हमने कल यहाँ तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 2022 वाला पेपर है ये, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके थे ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, सेकंड वाला वेब 3.0 भी हम लोग कर चुके थे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था सॉफ्टवेयर एज एन सर्विस। फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शनल ऑर्बिटर बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, जिसमें पहले 3 क्वेश्चन इसके इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से थे। ये वाला क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है क्यूबिट, ये भी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है क्वांटम कंप्यूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। आपके पास फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दिए हुए हैं। पहला है क्लोज सर्किट टेलीविज़न, दूसरा है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और तीसरा है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आपको इसमें से बताना है कौन सी शॉर्ट रेंज डिवाइसेस है। सबसे पहले जो क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है, घर का टेलीविज़न होता है, ये भी एक शॉर्ट रेंज डिवाइस है। मतलब आप देखना रिमोट को जब आप यूज़ करोगे टेलीविज़न के सामने तो शॉर्ट रेंज तक ही चलेगा, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो और 5th फ्लोर पे टीवी है। नेक्स्ट RFID जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। आपने देखा होगा फास्टैग आ चुका है आजकल गाड़ी में, जो फास्टैग होता है वो इसी पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। मतलब उनके मशीन से कुछ रेडियो वेव्स निकलती है जो आपके गाड़ी के फास्टैग स्कैनर तक जाती है, आपकी गाड़ी के फास्टैग स्कैनर से भी कुछ रेडियो वेव्स निकलती है जो कंफर्म करती है और आपके फास्टैग से पैसे कट जाते हैं और गाड़ी का टोल पे हो जाता है। वो इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इनफैक्ट मेट्रो में भी जब जाओगे तो मेट्रो के बारकोड में एक स्कैनर होता है, दैट वर्क्स ऑन RFID। नेक्स्ट वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसको वायरलेस लैन भी जो आप कहते हो। लैन में क्या होता है, कुछ कुछ कंप्यूटर गेम्स अगर खेलना होता है, जैसे काउंटर स्ट्राइक गेम है, अगर आप 5-6 फ्रेंड्स हैं, अगर आप लैन में कनेक्ट कर दोगे तो आराम से खेल सकते हो। तो ये तीनों शॉर्ट रेंज है, क्योंकि शॉर्ट रेंज पे ही काम करता है, ज़्यादा डिस्टेंस पे काम नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 तीनों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर शॉर्ट रेंज डिवाइसेस? शॉर्ट रेंज डिवाइसेस रेडियो डिवाइसेस होते हैं दैट ऑफर अ लो रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस विथ अदर रेडियो सर्विसेज। मतलब ये लो डिस्टेंस पे इसलिए काम करते हैं क्योंकि रेडियो वेव्स जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर लॉन्ग रेंज कर देंगे तो किसी और रेडियो वेव से टकराएगी। मान लो मैं यहाँ एक टीवी चला रहा हूँ, वहाँ एक टीवी चला रहा है, तो रेडियो वेव्स मेरी टीवी की उस रिमोट की उस टीवी से ही मैच कर सकते हैं, इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस ही रखा जाता है। नेक्स्ट यूजुअली बिकॉज देयर ट्रांसमिटेड पावर एंड हेंस देयर रेंज इज लो, उनका रेंज बहुत लो होता है। The definition short range device may be applied to many different type of wireless equipment। कहाँ कहाँ काम करता है? सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल। कभी कभी आपने देखा होगा बायोमेट्रिक होता है ऑफिस स्कूल में एंट्री करने के लिए, जो एक्सेस कंट्रोल होता है डोर और गेट ओपनर्स, तो आपके आईडी कार्ड को जब आप मैच करते हो उससे या फिर बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन लेते हो तो वो भी इसी पे काम करता है। नेक्स्ट अलार्म्स एंड मूवमेंट डिटेक्टर। कभी कभी जो अलार्म्स होते हैं गेट के अलार्म्स, जैसे कोई गेट पे आ गया जो आप फेस देख पाते हो किसी का, वो भी इसी पे काम करता है। नेक्स्ट आपका CCTV क्लोज सर्किट टेलीविज़न। उसके बाद कॉर्डलेस ऑडियो डिवाइसेस इंक्लूडिंग वायरलेस माइक्रोफोन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, लोकल एरिया नेटवर्क, मेडिकल इम्प्लांट्स, मीटरिंग डिवाइसेस, रिमोट कंट्रोल, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और रोड ट्रांसपोर्ट टेलीमेटिक्स। ये सारा रेडियो वेव्स पे काम करता है। इससे CCTV का रेंज भी बहुत कम होता है, आपने देखा होगा बहुत कम रेंज तक CCTV कवर कर पाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइंस एंड टेक में एक रूल याद रखना, अगर किसी भी वर्ड में कैन हो बाय डिफॉल्ट तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? राइट, क्योंकि कैन का मतलब है आज नहीं तो कल, इन फ्यूचर होगा ही होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन है बायोफिल्म से, मतलब अगेन आपका एग्रीकल्चर वाला एरिया मान लीजिए या फिर जेनेटिक्स वाला एरिया मान लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन है, ये कह रहा है बायोफिल्म जो है वो मेडिकल, दे कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज़। ह्यूमन टिश्यूज़ के ऊपर जो मेडिकल इम्प्लांट्स होते हैं उसमें बायोफिल्म फॉर्म कर सकता है। राइट है ये, क्योंकि कैन लिखा हुआ है। नेक्स्ट बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तीसरा है बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये भी बात बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा डी मेरा 1, 2 एंड 3। कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी की अभी अगर कोई रिसर्च नहीं भी हुई है, वेरीफाइड नहीं है, तो नेक्स्ट कुछ अपकमिंग ईयर्स में भी ये चीज़ वेरीफाई हो सकती है, प्रूव हो सकती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले समझते हैं बायोफिल्म क्या है। बायोफिल्म्स आर अ कलेक्टिव ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ग्रो ऑन मेनी डिफरेंट सर्फेसेस। ये एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म बायोफिल्म। कौन कौन फॉर्म करता है? बैक्टीरिया, फंगाई और प्रोटिस्ट, बस यही 3 लोग बायोफिल्म फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 हमारा क्यों करेक्ट है? बायोफिल्म आर यूबिक्यूटियस एंड दे फॉर्म ऑन वर्चुअली ऑल सर्फेसेस इमर्स्ड इन नेचुरल एक्वेस एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल वाटर पाइप्स में भी फॉर्म हो सकता है, लिविंग टिश्यू में भी हो सकता है, टूथ सरफेस में भी हो सकता है, इम्प्लांटेड मेडिकल डिवाइस में भी हो सकता है और डेंटल इम्प्लांट में भी। ऐसे सारे चीज़ों पे जो पानी के अंदर
इम्प्लांटेड हो उन सब में। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 मेरा क्यों करेक्ट हो जाएगा, डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एबल टू ग्रो ऑन फूड मैट्रिक्स एंड अलॉन्ग फूड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने देखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगा, ये सब खाने के प्रोडक्ट पे आते ही आते हैं, इसीलिए 10 बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेज, फॉर एग्जाम्पल एस्चेरिया कोली, सैलोमोनेला एंटेरिका, और सैलोमोनेला एंटेरिका का एग्जाम्पल दिया है कि फूड पाइपलाइन में भी फॉर्म कंटेमिनेट कर सकता है ये। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि अगर ये सैलोमोनेला एंटेरिका अगर फूड पाइपलाइन में आ गया तो एक मैसिव आउटब्रेक हो सकता है, इस लेवल तक कि बच्चों की डेथ भी हो सकती है और एल्डर्स की भी। और स्टेटमेंट 3 मेरा करेक्ट क्यों है, बायोफिल्म इज अ स्ट्रक्चर्ड consortium of bacteria embedded in a self-produced polymer matrix consisting of polysaccharide protein and DNA. बैक्टीरिया बायोफिल्म शो इंक्रीज टॉलरेंस टू एंटीबायोटिक्स। हाँ, बैक्टीरिया जो बायोफिल्म्स होते हैं उनमें टॉलरेंस लेवल ज़्यादा होता है, किसके लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए और डिसइंफेक्टेंट केमिकल के लिए, एज वेल एज रेजिस्टिंग फैगोसाइटोसिस एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम, दस दे कॉज क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक का मतलब होता है शॉर्ट टाइम इन्फेक्शन जितने भी होते हैं। तो बायोफिल्म मेरी तीनों चीज़ें कर सकता है, तीनों स्टेटमेंट हो जाएगा राइट। नेक्स्ट वाला जो मेरा क्वेश्चन है वो है प्रोबायोटिक्स के ऊपर। अगेन बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, दोनों से मिलके बना होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। ये कह रहा है जो ऑर्गेनिज्म प्रोबायोटिक्स में होते हैं वो जो हम खाना खाते हैं उससे आता है बट नेचुरली अपने शरीर में नहीं होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्चुअली आपके शरीर में नेचुरली होता है। आपके शरीर में जो फूड डाइजेस्ट होता है ना वो ये प्रोबायोटिक्स की वजह से ही होता है। इनफैक्ट काऊ के अंदर भी प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसलिए काऊ के अंदर से बहुत ज़्यादा मीथेन रिलीज होता है क्योंकि प्रोबायोटिक्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ह्यूमंस में भी नेचुरली आता है, तभी आपका खाना खुद से डाइजेस्ट हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। ये बात बिल्कुल सही है, डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। पहला राइट है, तीसरा राइट है, मेरा आंसर हो जाएगा C 1 and 3 ओनली। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले प्रोबायोटिक्स के बारे में दिया है दे आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है क्योंकि उनको कुछ काम करना है, आपका डाइजेशन करना है। दैट आर इंटेंडेड टू हैव हेल्थ बेनिफिट्स व्हेन कंज्यूम और अप्लाइड टू बॉडी। इनके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जब आप इनको खाते हो या आपके शरीर के अंदर आते हैं। दे कैन बी फाउंड इन योगर्ट, दही के अंदर होता है, यीस्ट आपने देखा होगा दही के अंदर होता है, इसलिए कहा जाता है दही खाने के लिए क्योंकि दही आपके डाइजेशन को बढ़ाता है। इन योगर्ट एंड अदर फर्मेंटेड फूड्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यही जो यीस्ट होता है ये आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स में भी मिलेगा, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स में भी मिलेगा। स्टेटमेंट 1 मेरा राइट क्यों है, प्रोबायोटिक्स जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, लाइव बैक्टीरिया का। कैसा बैक्टीरिया, बेनिफिशियल, जो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, प्रोबायोटिक्स आपके शरीर के अंदर होता है, वैसे बैक्टीरिया आपके बॉडी को लॉस पहुंचाएगा, बट हम किस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो बेनिफिशियल हो, तो ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, बेनिफिशियल बैक्टीरिया का और ईस्ट का। ईस्ट कहाँ मिलता है, योगर्ट के अंदर, दही के अंदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 मेरा इनकरेक्ट क्यों है, मैंने आपको कहा प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये नेचुरली मिलते हैं आपके शरीर में। कौन सा, एल एसिडोफिलस इज अ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया दैट नेचुरली अकर इन द ह्यूमन गट। इंसान के पेट में नेचुरली आता है। द मोस्ट कॉमन प्लेस लिंक टू बेनिफिशियल माइक्रोब्स इज योर गट। गट में भी कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन। बट देर आर अदर प्लेसेस लाइक माउथ, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्किन, लंग्स एक्सेट्रा वेयर दिस प्रोबायोटिक्स आर फाउंड। पेट के अलावा ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, माउथ में भी, यूरिनरी ट्रैक्ट में भी, स्किन्स में भी और लंग्स में भी। अगेन ये डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 हमारा करेक्ट क्यों है, योगर्ट जो है, दही है, इट इज़ अ वेल नोन फूड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। मैंने आपको कहा यीस्ट वहाँ पे होता है। सर्टन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया इन योगर्ट हैव बीटा डी गैलेक्टोसाइडेस। दही के अंदर ना एक बीटा डी गैलेक्टोसाइडेस होता है जो एक टाइप का एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, दैट हेल्प्स ब्रेक डाउन लैक्टोज इन डेयरी प्रोडक्ट्स इनटू शुगर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये क्या करता है, शरीर के अंदर जो लैक्टोज है उसको ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। दस प्रोबायोटिक्स इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। क्योंकि ये जो आपका ग्लूकोज है ये क्या एक टाइप का शुगर है, गैलेक्टोज क्या है आपका शुगर है। सेम आपने एक पढ़ा होगा फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज भी क्या है आपका, एक टाइप का शुगर है, सेम आपने पढ़ा होगा सक्रोज, ये भी एक टाइप का क्या है, शुगर है। तो आपके बॉडी में यही बीटा डी गैलेक्टोसाइड होता है जो एंजाइम को, एक टाइप का एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है फूड को अलग अलग शुगर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और इससे आपके बॉडी में मिल्क शुगर स्टार्ट हो जाता है मिलना। नेक्स्ट अगेन आपका फेवरेट थीम कोविड-19। कोविड-19 पे एक और क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोविड-19 के ऊपर क्वेश्चन है, पहला है द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। ये ऐसा कह रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी mRNA प्लेटफॉर्म से। अब ये पहला स्टेटमेंट आप क्यों रॉन्ग मार्क कर सकते हो, आपको पता होगा कोविशील्ड जो था वो इंडियन वैक्सीन नहीं था, इंडियन वैक्सीन का नाम था कोवैक्सीन। नेक्स्ट, स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है ये वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म से यूज़ करके बना है, मे भी हो सकता है। तीसरा है कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, हो सकता है, बट मेरे हिसाब से क्योंकि पहला स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 और 3 राइट होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इसका बी। यस, ऑप्शन बी राइट आंसर, क्योंकि द मोमेंट आपने यहाँ कोविशील्ड पढ़ लिया, आपको पता था कोविशील्ड इंडियन वैक्सीन था ही नहीं, यूपीएससी ने क्या गेम खेल दिया, कोवैक्सीन की जगह वर्ड डाल दिया कोविशील्ड। अगर मुझे पहला स्टेटमेंट कंफर्म था तो मुझे कुछ नहीं करना था, तीनों से 1 हटा देता, आंसर आ जाता मैं बी पे। इसीलिए रीड बिटवीन द वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए आते हैं पहले क्वेश्चन पे, पहले स्टेटमेंट पे। ये कह रहा था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम कोविशील्ड बट नॉट यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म बट वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म। इसने वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का यूज़ किया। इन द वैक्सीन चिंपैंजी एडिनोवायरस का यूज़ किया गया था। क्या है वो, ChAdOx1 हैज़ बीन मॉडिफाइड टू एनेबल इट टू कैरी कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन। इसने क्या किया, चिंपैंजी का जो एडिनोवायरस होता था उसको मॉडिफाई करके इस तरीके से बना दिया कि उसके अंदर अब कोविड-19 का स्पाइक प्रोटीन हम लोग ले जा सके इनटू द सेल्स ऑफ ह्यूमन। दिस कोल्ड वायरस इज बेसिकली इनकैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग द रिसीवर बट can very well teach the immune system to prepare a mechanism against such virus। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने mRNA प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं किया, वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का यूज़ किया। वेक्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, वेक्टर क्या होता है, बैक्टीरिया हो सकता है या फिर वायरस हो सकता है। वेक्टर ये कैरी करता है किसी भी चीज़ को, जैसे हमने वहाँ देखा था प्लाज्मिड आप डीएनए में मिक्स करते हो, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वाला, ये वही वेक्टर है। अब इसमें हमने क्या किया, चिंपैंजी का जो एडिनो वायरस होता था जिसका नाम है ChAdOx1, उसको हमने मॉडिफाई किया इस तरीके से, और उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया कि अब उसमें हम कोविड-19 का स्पाइक प्रोटीन, बार बार बोलूँगा स्पाइक प्रोटीन मतलब ये, इसको स्पाइक कहते हैं, ये आ जाए उसमें। दिस कोल्ड वायरस इज बेसिकली इनकैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग द रिसीवर। इससे क्या हुआ, जिसके शरीर में हम ये डालेंगे उसको इन्फेक्ट नहीं होगा, ये रिसीवर को इन्फेक्ट नहीं करेगा, बट किसको इन्फेक्ट करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को एक ये मतलब धोखा देगा इनडायरेक्टली। इट विल टीच अ इम्यून सिस्टम टू प्रिपेयर अ मैकेनिज्म अगेंस्ट सच वायरस। आपके बॉडी को एंटीबॉडी फॉरेन एलिमेंट के लिए प्रिपेयर करेगा कि आपके बॉडी में कुछ एलिमेंट आता है तो आप ये ना समझे कि आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, द सेम टेक्नोलॉजी वॉज यूज टू प्रिपेयर वैक्सीन फॉर वायरसेस लाइक इबोला। एक इबोला करके भी डिजीज़ है, उसके लिए भी सेम टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया था। कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म की। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 मेरा क्यों करेक्ट है, स्पुतनिक 5 वर्ल्ड्स फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन एडिनोवायरल वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। स्पुतनिक 5 रशिया ने बनाया था और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा रजिस्टर्ड वैक्सीन था जो एडिनोवायरल वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे काम करता है। द जीन फ्रॉम एडिनोवायरस विच कॉजेज द इन्फेक्शन इज रिमूव वाइल अ जीन विद द कोड ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अनदर वायरस स्पाइक इज इन्फेक्टेड। इसमें किया क्या जाता है, मान लीजिए एक वायरस उठाया, वायरस के अंदर जो इन्फेक्टेड पोर्शन होता है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ और उसके अंदर मैं एक ऐसा पोर्शन डालता हूँ जिसके वजह से बॉडी में प्रोटीन प्रोड्यूस हो। प्रोटीन क्या करेगा, बॉडी को नुकसान नहीं करेगा, इस वजह से बॉडी को ऐसा लगेगा कि जो कोविड-19 का ही वैक्सीन है, बट वो वैक्सीन जो है हार्मफुल चीज़ रिलीज़ नहीं कर रहा है, वो एक प्रोटीन रिलीज़ कर रहा है। इसलिए स्पुतनिक 5 एक पहला ऐसा है एडिनोवायरल वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, कोवैक्सीन के बाद में क्वेश्चन दिया है, कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेट वायरल वैक्सीन। बिल्कुल बात सही है। इनएक्टिवेट आप क्यों करते हो, क्योंकि एक्टिवेटेड रहेगा तो आपके शरीर में हो सकता है सेम कोविड-19 वायरस की वजह से आपकी डेथ हो जाए। जो मैंने आपको कहा था सप्रेस करते हैं, सप्रेस का मतलब ये इनएक्टिवेट करते हैं। आपके बॉडी में डीएनए या बैक्टीरिया डालेंगे जो इनएक्टिवेटेड रहता है, क्योंकि एक्टिवेटेड रहेगा तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इट इज़ डेवलप विद होल वायरॉन इनएक्टिवेटेड वेरोसेल डेराइव टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी याद करने की जरूरत नहीं, आपको क्या याद करना है, इसके अंदर एक इनएक्टिवेटेड वायरस होता है जो इंसान को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, बट स्टिल कैन टीच द इम्यून सिस्टम टू प्रिपेयर अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द एक्टिव वायरस।
आप क्या कर रहे हो, ये इंसान का शरीर है, शरीर के अंदर आप एक वायरस डाल रहे हो, ये वायरस जो है ये एक्टिव नहीं है, ये बंद है, इनएक्टिव है, बट ये एज इट इज़ कैसा दिखता है, कोविड-19 वायरस की तरह। अब जब आपके शरीर में ये आएगा तो आपके शरीर को क्या लगेगा, आपके शरीर के अंदर एक कोविड-19 वायरस एंटर कर चुका है, तो आपका शरीर इससे फाइट करेगा। फाइट करके कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी इनएक्टिव है, बट द मोमेंट आपका बॉडी इससे फाइट करेगा, क्या डेवलप होगा आपके बॉडी में, डिफेंस मैकेनिज्म। ये वही बात कर रहा है कि आपके बॉडी में इनएक्टिवेट क्यों डाला जाता है, ताकि आपके बॉडी को टीच कर पाए। ये क्या टीच करना है कि एक इम्यून सिस्टम डेवलप करो, डिफेंस मैकेनिज्म इस वायरस के अगेंस्ट। यानी आपने अगर इसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म प्रिपेयर कर लिया तो जब आपके बॉडी में रियल वाला आएगा तो उससे भी आपकी बॉडी प्रिवेंट कर लेगी। ठीक है, वैसे वायरस वाला बहुत तामझोल है। इसके लिए जब आप साइंस में पढ़ोगे तो 3 टाइप के आप वायरस से कैसे वैक्सीन बनता है, इसके लिए 2 टेक्नोलॉजी होता है। एक तो आप DNA वायरस बना सकते हो और एक mRNA वायरस होता है। ये 2 टाइप से वायरस बना सकते हो। कुछ जो कोविड-19 वैक्सीन था वो mRNA वैक्सीन था। इसमें भी 2 स्टेप होते हैं, एक होता है DNA to RNA, इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन, और लास्ट में बनता है RNA से प्रोटीन, ये स्टेप होता है ट्रांसलेशन। फाइनली जब ट्रांसलेशन में एक प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन से एंजाइम डिराइव होता है हमारा, इस हमारे ऊपर होता है कि हम DNA से RNA करके DNA वायरस इंजेक्शन बनाना चाहते हैं, या mRNA। इधर M का मतलब है मैसेंजर RNA, ये मैसेंजर RNA इसलिए कहा जाता है, ये M में हम एक मैसेज डिकोड कर देते हैं आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे ये सब आप साइंस एंड टेक में पढ़ोगे आगे चल के। अब ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल और टी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जन, ठीक है। दे एलिवेट द बॉडीज पेन फ्रॉम इन्फ्लेमेशन, ठीक है। दे एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट इन द बॉडी, ठीक है। और लास्ट है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉज बाय पैथोजन। पहला ऑप्शन देखिए और लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, सेम है, एज इट इज़ है, बट ये दोनों अलग है। मैंने क्या कहा, ऑप्शन दोनों सेम जैसे दिखे तो मार्क कर दीजिए। अब ये आपको एनवायरमेंटल एलर्जन से नहीं जबकि पैथोजन से बचाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि बी सेल्स और टी सेल्स पैथोजन से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सेम मैंने आपको कहा था पैथोजन क्या होता है, हमने देखा था बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई सारे पैथोजन से और इससे प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन वहीं से कोविड-19 पे अगेन आप उसको डेडिकेट कर सकते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लिम्फोसाइट्स क्या होता है, ये एक टाइप का वाइट ब्लड सेल है। आपके बॉडी में 2 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, एक होगा रेड ब्लड सेल्स, एक होगा वाइट ब्लड सेल्स। तो लिम्फोसाइट जो है वो वाइट ब्लड सेल है। दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कीपिंग अस हेल्दी। आपके बॉडी में अगर WBC है तभी आप सर्वाइव करोगे, नहीं तो आप मर जाओगे बिना WC के। नेक्स्ट, टी सेल्स क्या करता है, आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। In our daily lives, we are constantly exposed to pathogens such as bacteria, virus and fungi. मैंने कहा था पैथोजन यही होते हैं, इसी से हमको प्रोटेक्ट करता है। विदाउट टी लिम्फोसाइट्स ऑल्सो कॉल्ड एज टी सेल। अब ये लिम्फोसाइट को ही टी सेल कहा जाता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट कह लो, टी सेल कह लो। एवरी एक्सपोजर कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। टी सेल्स क्या करता है, ये वाइप आउट कर देता है इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल को। मतलब आपके बॉडी में अगर कोई ऐसा सेल है जिसको बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई ने इन्फेक्ट कर दिया तो टी सेल इसको बाहर निकाल देगा। They also direct the immune response by helping B lymphocyte to eliminate invading pathogen. In fact, ये B lymphocytes को भी मदद करता है ढूंढने में कि कौन से पैथोजेंस इन्वेड कर रहे हैं। B सेल्स का काम क्या होता है, ये एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। आपके बॉडी में मान लीजिए कोविड-19 का ये वायरस आया, इसको कहा जाता है एंटीजेन। इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या ये रिलीज करेगा, एंटीबॉडी। तो बी सेल से क्या करता है, एंटीबॉडी क्रिएट करता है। बी लिम्फोसाइट या फिर बी सेल क्रिएट अ टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज एंटीबॉडी। टी सेल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और बी सेल को मैसेज देता है। बी सेल क्या करेगा, रिप्लेसमेंट बनाएगा एक एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से फाइट करता है। दिस एंटीबॉडी बाइंड टू पैथोजन और टू फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज टॉक्सिन्स टू न्यूट्रलाइज देम। ये इनसे चिपक जाता है और इनको न्यूट्रलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, an antibody can bind to a virus which prevents it from entering a normal cell and causing infection. एक एंटीबॉडी क्या करेगा, वायरस को चिपक जाएगा जिसकी वजह से नॉर्मल सेल में इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। बी सेल कैन ऑल्सो रिक्रूट अदर सेल टू हेल्प डिस्ट्रॉय एन इन्फेक्टेड एनिमल। बी सेल में ये भी पावर होती है कि अदर सेल्स को भी वो हेल्प अपने काम के लिए यूज़ कर सकता है। अदर सेल्स को भी यूज़ करेगा ये टॉक्सिन्स पे या फिर ये पैथोजन पे अटैक करने के लिए। और जैसे ये पैथोजन पे अदर सेल अटैक करेंगे, पैथोजन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद भले ही आपके बॉडी सेल्स को इम्पैक्ट करे, आपको कोविड-19 वायरस नहीं होगा।
अब ये क्वेश्चन पहला वाला देखो, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, पॉसिबल ही नहीं है, एग्जामिनर को देखना पड़ेगा कि क्या सही में ह्यूमंस ने सारे नैनो पार्टिकल्स को बनाए हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो मेरे हिसाब से रॉन्ग हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन सी हट गया। अगला कह रहा है नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स, क्योंकि सम लगाया है तो हो सकता है ना यार, एग्जामिनर थोड़ी देखेगा फेयर एंड लवली में यूज हुआ है कि किस में यूज हुआ है, ये ठीक है। नेक्स्ट है नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स व्हिच एंटर द एनवायरमेंटल आर अनसेफ, क्योंकि सम का है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मैंने क्या किया, सम वाला प्रिंसिपल, आंसर हो जाएगा आपका डी, 2 and 3 ओनली। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, फ्री फुकट के मार्क्स होते हैं। बहुत लोग इसमें दिमाग लगाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या नैनो पार्टिकल, अरे भाई चेक ही नहीं करना, एग्जामिनर ये सब करने थोड़ी बैठा है उसको, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनाना था तो उसने कुछ ऐसा डाल दिया उसका भी काम आसान हो, आपका भी काम आसान हो। एक नॉर्मल एस्पिरेंट को पॉजिटिव देखना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में। नेचर इतना बड़ा है यार, अर्थ कितना बड़ा है, एग्जामिनर का जाके देखा कि ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला दिया है ऑप्शन स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि नेचुरली अकरिंग नैनो पार्टिकल्स कैन बी फाउंड इन वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनो से भी नैनो पार्टिकल रिलीज होता है, ओशन स्प्रे से भी रिलीज होता है, फाइन सैंड से भी रिलीज होता है, डस्ट से भी होता है, एंड इवन बायोलॉजिकल मैटर वायरस से भी नैनो पार्टिकल रिलीज होता है। सिंथेटिक नैनो पार्टिकल्स आर इक्वली इफ नॉट मोर डाइवर्स देन देयर नेचुरली अकरिंग काउंटर पार्ट। इसका ऐसा कहना है जो सिंथेटिक नैनो पार्टिकल है, जो मैन मेड नैनो पार्टिकल है, वो नेचुरली अकरिंग नैनो पार्टिकल जैसा ही दिखता है। तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, भाई बहन दिखते हैं, तो कैसे बताओगे नेचुरली है कि नहीं। इसे पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। सेकेंड है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 करेक्ट क्यों है, द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इज बीइंग ग्रेटली एक्सप्लोर्ड बाय कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, यही मैं आपको कह रहा था, आपके कॉस्मेटिक्स में ना कुछ नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जब भी मैंने बताया था ये वही नैनो पार्टिकल्स है। देखो नैनो टेक्नोलॉजी इज बीइंग ग्रेटली एक्सपोज बाय कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जो मैं कह रहा था ना कि आपके कॉस्मेटिक में माइक्रो प्लास्टिक्स होता है। आप घर जाना और अपने कोई कॉस्मेटिक होगा ना, कोई क्रीम व्रीम, उसमें देखना माइक्रो प्लास्टिक होता है, लिखा होता है। हाँ, आपको लिस्ट भी मिल जाएगी किस किस कॉस्मेटिक्स में होता है। मतलब अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है लोगों को ये बताने के लिए कि कौन से कॉस्मेटिक में देखो इस टाइप का होता है माइक्रोप्लास्टिक, इतना छोटा छोटा लेवल का होता है, लेस देन 5 mm इन लेंथ, 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है, जो छोटे छोटे बीड्स होते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, देखो यहाँ लिखा है 9 in 10 कॉस्मेटिक कंटेंट माइक्रोप्लास्टिक। दुनिया में अगर 10 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसमें 9 में माइक्रोप्लास्टिक्स है। और यही माइक्रोप्लास्टिक जैसे कहाँ का, देखो निविया में है, लॉरियल पेरिस में है, सारी कंपनीज के नाम भी दिया, हेड एंड शोल्डर, डव, गार्नियर, इन सब में होता है। ये सब क्या है, इनडायरेक्टली ह्यूमंस के लिए हानिकारक है। ये वही नैनो पार्टिकल्स की बात कर रहा है, ये वही नैनो पार्टिकल्स की बात कर रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी को कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज एक्सप्लोर कर रही है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉस्मेटिक में फ्रेग्रेंस होता है, बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, लोगों को खुशबू पसंद है इसलिए डाला जाता है। द कॉस्मेटिक आर फॉर्मुलेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल एंड मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स सच एज सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, iron oxide nanoparticles, carbon based nanoparticles. The application of different metal oxide as one of the active ingredient in cosmetic and sunscreen have attracted enormous interest from cosmetology with advanced knowledge of chemistry, toxicology, dermatology, rheology and even marketing. इनका ये कहना है आप अपने शरीर पे कुछ नहीं, कार्बन, आयरन, जिंक, गोल्ड यही सब लगा रहे हो। अब होता क्या, आपने देखा होगा लोगों की स्किन जो है बहुत जल्दी व्रिंकल कर रही है, बहुत जल्दी लोगों की स्किन जो होती है वो जब मेकअप लोग धोते हैं तो देखना स्किन जो होती है वो थोड़ी एजिंग लगती है, स्किन एजिंग होती है, वो इसी वजह से, क्योंकि आप इनडायरेक्टली ये सारा हार्मफुल प्रोडक्ट अपने ऊपर लगा रहे हो। तो हाँ, नैनो पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं कॉस्मेटिक्स में। थर्ड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट क्यों है, अकॉर्डिंग टू नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव 1000 of tons of silica, alumina and ceria in the form of ultra fine abrasive particle mixtures including nanoparticle are used every year in slurries for precision polishing of silicon wafer. The exposed population to nanoparticle continues to increase as the application ever. ये लाइन ठीक नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली आपको याद रखना है कि ये कुछ कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स में भी, कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स मतलब डेली यूज़ में, जैसे स्टील प्लांट में, स्टील रेलिंग में, ये
AC में हर जगह यूज़ होता है, कुछ कुछ कॉमर्शियल प्रोडक्ट में। वही दे रखा है कहाँ कहाँ, जिसमें सिलिका का यूज़ हो, एल्यूमिनियम का यूज़ हो, सेरिया का यूज़ हो, ये सारे जगह पे नैनो पार्टिकल का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगेन है आपका DNA बार कोडिंग वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग DNA बार कोडिंग। हाँ, स्टेटमेंट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट DNA बार कोडिंग कैन बी अ टूल टू। अब यहाँ कैन है, इसका मतलब ये नहीं ये तीनों राइट हो जाएंगे, कैन यहाँ चाहिए, क्वेश्चन में नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहला कह रहा है DNA बार कोडिंग से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक्सेस करके बता सकते हैं एज ऑफ प्लांट और एनिमल कितनी है, हाँ क्योंकि एनिमल का ही DNA है तो बता सकते हैं कितने साल का है वो। सेकंड, डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक। नहीं, पहला वाला मुझे नहीं लगता है, एसेस द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल। DNA बार कोडिंग से हम शायद पहला वाला नहीं कर सकते। हाँ, DNA बार कोडिंग से आप एज क्यों नहीं बता सकते हो, क्योंकि यहाँ लिखा है एक्सेस द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल। अब मान लो कि इसने मेरा DNA लिया, DNA से मेरी उम्र थोड़ी बता सकता है, मैं 10 साल का हूँ, 15 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, तो एज एग्जैक्टली बताना DNA से बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, DNA से आप ये बता सकते हो कि वो किसका पेरेंट है, उसका बेबी कौन है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो पहला वाला थोड़ा मुश्किल है एज बताना DNA से। तो पहला वाला आप एलिमिनेट करोगे तो 1 हट जाएगा, C भी हट जाएगा, आपके पास C, B और D है, जिसमें 3 तो बाय डिफॉल्ट राइट है। अब DNA से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो लाइक स्पीशीज़ में, बिल्कुल सही बात है। दो अगर भाई है एक जैसे दिखते हैं तो उनके DNA से आप बता सकते हो कि इसका नाम क्या है। जैसे एक का नाम रमेश है, एक का नाम गणेश है और सुरेश है, तो तीनों में आप बता सकते हो रमेश कौन है, गणेश कौन है और सुरेश कौन है, उनका DNA देख के, ठीक है। तो 3 भी राइट हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा D, 2 and 3 ओनली। यस, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। DNA बारकोडिंग क्या होता है, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल स्पीशीज बाय एम्पलीफाइंग, सीक्वेंसिंग एंड क्वेरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जेनिक और इंट्राजेनिक स्टैंडर्डाइज टारगेट रीजन बिलोंगिंग टू द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। इन शॉर्ट इतना समझना, DNA बारकोडिंग में होता क्या है, आप किसी पर्सन के मॉलिक्यूल से उसके DNA ऑब्टेन करते हो, उस DNA को सबसे पहले आप एम्पलीफाई करते हो, एम्पलीफाई मतलब मल्टीप्लाई, एक सीरीज बनाते हो आप, उसके बाद आप क्या करते हो, सीक्वेंसिंग करते हो, DNA सीक्वेंसिंग, और फाइनली आप क्वेरी में लगाते हो इन्फॉर्मेशन कि ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर डेटाबेस से मैच कर गया तो आप बोलते हो हाँ ये रमेश का DNA। नेक्स्ट, ऑप्शन 1 आपका इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा। जियोलॉजिस्ट यूज द रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ यूरेनियम एंड आइसोटॉप्स ऑफ अदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट कंबाइंड विद ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉसिल टू, मतलब आपने पढ़ा होगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर जानवर मर जाता है उसका हाफ लाइफ या रेडियो एक्टिव डिके निकालते हैं, तो ये इससे बताना मुश्किल है। अगर आपको प्लांट का एज मेजर करना है या फिर कुछ रिमेन्स आपको मिले, कोई हड्डी मिले, ये आप कैसे कर सकते हो, आप कार्बन को यूज़ करेंगे। कौन सा कार्बन, कार्बन 14। इस टेक्निक को क्या कहता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और इसीलिए इसको कहा जाता है रेडियो एक्टिव डेटिंग। मतलब आपने कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप उठाया कार्बन 14, और कार्बन 14 का यूज़ करके आप मेजर करते हो। एज कार्बन 14 डिकेज विथ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 5730 ईयर्स, इट बिकम्स नाइट्रोजन 14। जब कार्बन 14 डीके हो जाएगा, उसका हाफ लाइफ कितना होता है, 5730 साल, उसके बाद वो क्या बिकम हो जाएगा, नाइट्रोजन 14। Using this clock, they have dated bones, campfire and other object as old as 60,000 years and in some cases even older. इसका ये कहना है DNA बारकोडिंग का यूज़ नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं। जब मान लो कोई प्लांट है, कोई एनिमल है जो ज़मीन के नीचे मिलता है, उसके बॉडी में कुछ कार्बन होगा, वो कार्बन को आप उठाओगे, वो कार्बन को आप उसका हाफ लाइफ ऑब्जर्व करोगे। अगर वो कार्बन का हाफ लाइफ हो चुका होगा तो इतने साल पुराना होगा वो। अगर हमने देखा रिसेंटली है वो, तो हम बोल देंगे नहीं ये इतना पुराना नहीं है, उसके पहले का। अगर वो कार्बन 14 का डेटिंग करने के बाद नाइट्रोजन 14 भी मिलता है तो हम कंफर्म कर देंगे कि हाँ भाई वो इससे ज़्यादा पुराना है। नेक्स्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट क्यों है, क्योंकि DNA से हम चेक कर सकते हैं, DNA बारकोड होता है, is a unique pattern of DNA sequence that can potentially identify each and every living thing। और स्टेटमेंट 3 भी मेरा क्यों करेक्ट है, क्योंकि DNA बारकोडिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एलिमेंट और प्लांट एनिमल इन फूड स्पीशीज। आपके खाने में भी अगर कुछ ऐसा जानवर है जो आ गया है, आप उस जानवर का DNA उठाओ, DNA से चेक कर लो, आपको पता चलेगा खाने में मेंढक था कि क्या था। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा अगर एक्सेस हो जाता है तो जिसके वजह से एसिड रेन होता है। सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से एसिड रेन होता है, जी हाँ होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से एसिड रेन होता है, नहीं, इससे नहीं होता है। ओजोन से होता है एसिड रेन, यस होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड से भी होता है। सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन नहीं होता है। और सेम क्वेश्चन 2014 या 12 में भी एक बार पूछा हुआ था यूपीएससी ने, इसका आंसर हो जाएगा डी। नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सबसे एसिड रेन होता है।
बी है। शायद रॉन्ग हूँ मैं फिर। इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होता है, ओजोन से नहीं होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओनली। चेक करते हैं क्यों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पोल्यूटेंट्स कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ coal and petroleum products combine with moisture in the air and rain water and produce सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मतलब जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज होते हैं, एयर के साथ कंबाइन करके या वाटर के साथ कंबाइन करके वो एक एसिड फॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा बिल्डिंग बाहर से काली क्यों दिखती है? क्योंकि वो एसिड रेन ही होता है। होता क्या है, कोल जब बर्न होता है या पेट्रोलियम बर्न होता है तो ये एनवायरनमेंट में कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होते हैं और सल्फर ऑक्साइड रिलीज होते हैं। यही सल्फर ऑक्साइड और यही नाइट्रोजन ऑक्साइड जब बारिश में मिल जाते हैं तो बारिश के साथ गिरते हैं। आपने देखा होगा, आप बिल्डिंग को नई नई पेंट करा लो, पहली बारिश के बाद ना जब सूख जाता है तो आपकी बिल्डिंग काली दिखने लगेगी। वो ये एसिड रेन ही होता है। ताजमहल को सबसे ज़्यादा लॉस इसी से, ताजमहल को भी कहा जाता है ताजमहल ब्लैक हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन। इसे आपने देखा होगा, ताजमहल के बाजू में एक ऐसा ट्रेपेजियम जोन बना है जिसको कहा गया है TTZ, ताज ट्रेपेजियम जोन, जिसके 5 किलोमीटर आसपास तक आप कोई इंडस्ट्री नहीं रन कर सकते। क्यों? कोल और पेट्रोलियम की वजह से इंडस्ट्री चलती है, इसकी वजह से रिलीज होगा, इसकी वजह से ही इसके आजू बाजू जितना भी सल्फर या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ताजमहल पे गिरेगा। इसीलिए तो ये कहा गया जब ये रेन वाटर के साथ मिल जाते हैं तो ये क्या फॉर्म कर देते हैं? एसिड रेन। द एसिड रेन पोल्यूट सॉइल वाटर एंड reduces द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड फिशेस इन द रिवर, स्ट्रीम, कैनल्स एंड पॉन्ड। ये एसिड रेन ना सिर्फ सॉइल और वाटर को हार्म पहुंचाते हैं जबकि प्लांट्स के ये वाटर के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी लॉस पहुंचाता है। इट ऑल्सो स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। एंड इट डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग्स मेड ऑफ मार्बल, हमने देख ही लिया, एंड स्टोन्स एंड स्टैचूज मेड अप ऑफ मेटल। एसिड रेन कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा। इसकी वजह से आपको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसेमा भी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों? इनडायरेक्टली सल्फर और नाइट्रोजन आपके हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया और क्वेश्चन 2022 वाला भी ईयर का हमने कंप्लीट कर लिया एक्सप्लेनेशन सीरीज़। अब हमारे बस 2 रह गए, एक 2021 और एक 2020 और 2019, जो कि हम कल ख़त्म कर लेंगे और इसी के साथ आपका साइंस एंड टेक भी हो जाएगा। आपको करना क्या है, जैसे ये तो PYQ है, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ गया। इसके पहले ये वाला जो क्वेश्चन है DNA बारकोडिंग, ये क्वेश्चन आपको द हिंदू में ही मिलेंगे। मतलब इसके लिए पढ़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है। DNA बारकोडिंग अगर आप वापस द हिंदू देखोगे तो ये आपको द हिंदू में भी मिल जाएगा। DNA बारकोडिंग द ह्यूमन DNA इंस्पायर्ड द हिंदू, जून 18 2021 का क्वेश्चन है ये। हम 2022 का पेपर देख रहे थे। अगेन 2022 जनवरी 5 को भी ये क्वेश्चन आया था, DNA बारकोडिंग। आप जो भी साल का पेपर होगा ना उसके पहले की आप चेक कर लें, हर साल उसके पहले आर्टिकल आए हुए। जैसे 2022 का पेपर था तो 21 में भी आया है, 22 जनवरी में भी आया है, मई में पेपर होता है तो जनवरी में आ गया था आर्टिकल, तो ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है नैनो पार्टिकल्स, ये तो बेसिकली मतलब ईजी भी था, इसके लिए कोई पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर अगेन ये BCS और DCS आपके स्टैटिक बुक से होगा, NCERT से हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद ये वाला अगेन न्यूज़ में था, कोविड-19 लिखा ही हुआ है, कोविड-19 वैक्सीन जब बने थे तो ये भी अगर आप अवेयर रहते तो ये क्वेश्चन कर लेते। ये भी आपके साइंस के बुक से होगा, प्रोबायोटिक्स। ये वाला बायोफिल्म भी आपके साइंस के बुक से होगा। उसके बाद ये वाला जो है टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, ये भी द हिंदू से हो जाएगा। क्यूबिट भी आप अगर देखोगे, क्यूबिट भी करोगे द हिंदू, तो ये भी आया था, किससे रिलेटेड है? क्यूबिट द देखो 2020 में भी आया था, आया प्लान करा, 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया। मतलब ये सारे हर साल न्यूज़ में रहते हैं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला, ये फ्रैक्शन ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ये तो न्यूज़ में ही था, ये लिखा भी अबाउट टॉक अबाउट इन मीडिया, तो न्यूज़ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। द हिंदू से हो जाता है ये भी द हिंदू से हो जाता। और वेब 3.0 भी न्यूज़ में, ये भी द हिंदू से हो जाता। और लास्ट में आरोग्य से, तो वेब 3.0 भी आप अगर देखोगे द हिंदू में दे रखा था। तो इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा, अगर आप नेक्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हो तो अभी से द हिंदू का साइंस वाला आर्टिकल तो हर दिन पढ़ना, बाकी कोई पढ़ो ना पढ़ो। हाँ, जनवरी 12 2022 का ही पेपर है, वेब 3.0 है क्या। फिर 27 2022 में आया, मई 6 2022 में आया, अप्रैल 3 2022 में आया, मई में पेपर था और अप्रैल में भी आया था ये। ठीक है, तो साइंस के लिए
अगर सोर्सेज की बात करूँ तो एनसीईआरटी कर लेना 6 to 10 तक का, 11-12 करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, 11-12 स्किप कर देना, बट 6 to 10 अच्छे से कर लेना, उसमें भी बायोलॉजी वाला पोर्शन करना, फिजिक्स केमिस्ट्री स्किप कर देना, फिजिक्स केमिस्ट्री से इतने क्वेश्चन नहीं आते, और उसके बाद करंट अफेयर्स कर लेना, और उसके बाद भी कुछ अगर रह जाता है कुछ एरिया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है।